एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSS वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, हमने कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और कम्युनिकेशन के जितने भी सब टॉपिक्स थे वो मैं आप लोगों को कंप्लीटली करवा चुकी हूँ। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक 150 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और आज हम उसी सीरीज का सेकंड पार्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ 50 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मास मीडिया टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिंटेड पब्लिकेशंस लाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। देखिए, मास मीडिया होता क्या है, कितनी तरह का होता है, मास मीडिया की थ्योरीज, मास मीडिया के फंक्शंस, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स, डिटेल में वीडियो आपको इसी कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो मास मीडिया की बात की गई है। मास मीडिया में जो प्रिंटेड पब्लिकेशन जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की बात की गई है, इसमें प्रिंटेड मटेरियल होता है। तो ये किस तरह का मास मीडिया है? टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया? तो ये किस तरह का मीडिया है? प्रिंट मीडिया है, क्योंकि प्रिंटेड पब्लिकेशन की बात की गई है, इसमें प्रिंटेड मटेरियल होता है। ठीक है, टेलीविजन और रेडियो किसके अंतर्गत आएंगे? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के अंतर्गत आएंगे। और सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास मीडिया करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड। देखिए, मास मीडिया की करेक्टरिस्टिक पूछी गई है, इनमें से कौन सी होगी? लिमिटेड रीच एंड इन्फ्लुएंस, रैपिड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिमल इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियन, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटल ट्रेंड्स। तो देखिए, मास मीडिया की जो पहुंच होती है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक होती है। मतलब एक साथ अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। जैसे यहाँ पर मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी कुछ नहीं कह सकते, लाखों करोड़ों लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी? रैपिड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है। लिमिटेड रीच हो ही नहीं सकता जब हम मास मीडिया की बात कर रहे हैं, और मिनिमम इम्पैक्ट भी नहीं रहता पब्लिक ओपिनियन का, और सोसाइटल ट्रेंड से आइसोलेट नहीं करता है। सोसाइटल ट्रेंड्स को ही मास मीडिया दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इंक्लूड्स 3 टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम? देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन मुख्य रूप से 3 टाइप्स का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा होगा। टीचर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, टीचर किसी कॉन्सेप्ट को जब एक्सप्लेन करती है तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? वो होगा वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, ये भी एक तरह से वर्बल है कि भाई स्टूडेंट्स नोट्स ले रहे हैं। टीचर यूजिंग हैंड जेस्टर्स टू एम्फसाइज अ पॉइंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हैंड जेस्टर्स का प्रयोग कर रही है टीचर किसी पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए, तो ये क्या होगा? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट सबमिटिंग रिटन असाइनमेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स क्या करें? अपने रिटन असाइनमेंट को सबमिट करें, ये क्या होगा? ये रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि उन्होंने अपना कंप्लीट किया और उसको सबमिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन कैन बी कंसीडर्ड सक्सेसफुल व्हेन। देखिए, कम्युनिकेशन को आप कब कहेंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है? द मैसेज इज शॉर्ट एंड कंसाइज, यानी कि जो भी मैसेज भेजा जा रहा है वो छोटा सा है और कंसाइज है, संक्षिप्त है, तब हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। द रिसीवर कंप्लीटली एग्रीज विद द सेंडर, या रिसीवर बिल्कुल एज इट इज जो भी सेंडर के द्वारा भेजा गया उसको एज इट इज स्वीकार कर लेता है, तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। द इंटेंडेड मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। देखिए, सेंडर के द्वारा जो मैसेज भेजा गया है वो रिसीवर को अच्छे से अगर समझ आ जाता है, ठीक है, सेंडर जो कुछ कन्वे करना चाहते हैं वो रिसीवर को अच्छे से कन्वे हो जाता है, तब हम कहेंगे कि जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, द सेंडर स्पीक्स इन अ लैंग्वेज द रिसीवर प्रेफर, ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन इंक्लूड। देखिए, कम्युनिकेशन डायरेक्शन के आधार पर कितनी तरह का होता है? तो हमने 3 टाइप की बात की थी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से डायरेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशन 3 टाइप्स का होता है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा एक टाइप दिया गया है।
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो डायरेक्शन के आधार पर इनमें से कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो इनमें से क्या एक पॉइंट होगा? आपको सही वाला पॉइंट बताना है। अलोइंग डिस्ट्रप्शंस टू फोस्टर क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी को फोस्टर करने के लिए क्लास में जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, बच्चे जो भी किसी भी तरह का व्यवहार करें उस सबको आप अलाउ कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकता। Establishing क्लियर कम्युनिकेशन नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, या कम्युनिकेशन के जो भी नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियरली एस्टेब्लिश करेंगे कि भी आपको इन नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को पालन करना है, ठीक है, उनको फॉलो करना है। अवॉइडिंग डाइवर्स टीचिंग मेथड्स, या जो अलग अलग विविध टीचिंग मेथड्स है उनको अवॉइड कर देंगे। लिमिटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, या स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को लिमिटेड कर देंगे। तो क्या होगा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए? कि भाई कम्युनिकेशन के जो भी नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप एस्टेब्लिश कर दीजिए कि इनको फॉलो करते हुए आपको काम करना है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which model of communication suggests that communication is not just about transferring information but also involves the social and psychological aspects of the participants? ठीक है, कम्युनिकेशन के मॉडल्स मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए हैं। 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, लीनियर, इंटरेक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल्स, और इनके भी आगे जो है अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। लीनियर मॉडल के मुख्य रूप से 4 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, इंटरेक्टिव के 2 थे, ट्रांजैक्शनल के 2 थे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि भाई कम्युनिकेशन के किस मॉडल में ये बताया गया है कि भाई कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि इसमें जो पार्टिसिपेंट है उसका सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी, यानी कि उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी शामिल होते हैं। तो कौन सा मॉडल होगा? लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल या सर्कुलर मॉडल। तो मुख्य रूप से 3 टाइप्स के ही मॉडल हमने पढ़े हैं। तो कौन सा होगा? इंटरेक्शनल मॉडल, क्योंकि इसमें जो भी इंटरेक्शन आपस में चल रहा है तो उनका साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट भी शामिल होता है, ठीक है। लीनियर में तो सिर्फ सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी रिसीवर ने एज इट इज स्वीकार कर ली, ठीक है, वो सिर्फ एक तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। लेकिन जो इंटरेक्टिव मॉडल है उसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट है उसका साइकोलॉजिकल, सोशल और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हु आर द पार्टिसिपेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब जहां 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब जब हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर कौन है? खुद है। मैं खुद अपने आप से जब बात कर रही हूँ, अपने आप को एनालाइज कर रही हूँ, अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रही हूँ कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, तो ये क्या है? ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें पार्टिसिपेंट कौन होगा? 2 or more individuals communicating with each other, the sender and the receiver, an individual communicating with oneself, a group of people involved in a conversation। तो क्या होगा कि मैं खुद से ही अपने आप से ही कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मैं ही खुद ही पार्टिसिपेंट हूँ, यानी कि एन इंडिविजुअल कम्युनिकेटिंग विद वनसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में जो नॉइस आ जाता है तो उसका एक एग्जांपल आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से नॉइस का मतलब कौन सा एग्जांपल होगा। क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज, तो ये हो नहीं सकता भी, जो भी लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है, ठीक है। लाउड एंड क्लियर मैसेज, मैसेज बिल्कुल क्लियर है, तो ये भी नहीं होगा। अ डिस्ट्रक्टिंग बैकग्राउंड नॉइस ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, यानी कि जब भी 2 लोगों के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है तो वहां पर बैकग्राउंड में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे नॉइस, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही होगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, इफेक्टिव फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, यानी कि जो फीडबैक है वो भी इफेक्टिव है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अभी नॉइस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which communication theory suggests that people interpret and give meaning to messages based on their individual frames of reference, cultural backgrounds and personal experiences। कम्युनिकेशन की थ्योरीज मैंने आप लोगों को करवाई है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की कौन सी थ्योरी है जिसमें लोग मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर, जो भी मैसेज उनको मिलता है, रिसीव होता है मास मीडिया से, वो अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं।
तो कौन सी थ्योरी में हमने इसकी बात की थी? लीनियर कम्युनिकेशन थ्योरी, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन थ्योरी, कल्चरल कम्युनिकेशन थ्योरी या इनकोडिंग डिकोडिंग थ्योरी। तो कौन सी थ्योरी होगी? कल्चरल कम्युनिकेशन थ्योरी, यानी कि अपने कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर लोग जो भी मास मीडिया से मैसेज उनको मिलता है वो उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक विशेषता आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सिंप्लीफाइंग मैसेजेस टू कैटर टू द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग, making message as lengthy and detailed as possible, avoiding feedback from the receiver, keeping the message vague to increase interpretation। तो देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, यानी कि जो भी सेंडर के द्वारा भेजा गया है रिसीवर की समझ में वो अच्छे से आ जाता है, तो हम उसको कहेंगे कि भाई कम्युनिकेशन कैसा रहा, इफेक्टिव था। तो क्या रहेगा? सिंप्लीफाइंग मैसेजेस टू कैटर टू द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन व्हाट डज द टर्म नॉइस रिफर टू। देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। कम्युनिकेशन मॉडल्स की हम बात करें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में 2 तरह के मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तो कौन सा मॉडल था जिसमें नॉइस की हमने बात की थी? किसके द्वारा ये नॉइस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर नॉइस का मतलब पूछा गया है कि भाई जो हमने नॉइस पढ़ा था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पर जो नॉइस शब्द प्रयोग किया गया है एक मॉडल में, तो उसका मतलब क्या है? unwanted disturbance during communication, a loud and clear message, the receiver's feedback, the clarity of the message। तो क्या है? unwanted disturbance during communication, यानी कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहां पर जो unwanted disturbance होता है उसको नॉइस का नाम दिया गया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि भी जो नॉइस का कॉन्सेप्ट था वो शैनन एंड वीवर के मॉडल में हमने बात की थी, उनके द्वारा नॉइस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि भाई कौन सा एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। ठीक है, एलिमेंट है लेकिन एसेंशियल नहीं है, उसके बगैर भी काम चल सकता है। कौन सा? इनकोडिंग, फीडबैक, मीडियम और मैसेज। तो देखिए मैसेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकोडिंग, जो सेंडर होता है वो मैसेज को इनकोड करके जो भी सिंबल्स वगैरह का यूज करके जो भी लैंग्वेज यूज करता है तो उसको वो सेंड करता है। और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फीडबैक के सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि जो रिसीवर है उसको मैसेज कन्वे हुआ कि नहीं। तो ये इनकोडिंग, फीडबैक और मैसेज, ये तो 3 बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। चौथा एक बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं है, वो क्या है? मीडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन मॉडल व्यूज कम्युनिकेशन एज अ टू वे प्रोसेस विद बोथ सेंडर एंड रिसीवर साइमल्टेनियसली सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन मॉडल्स की अगर हम बात करें तो किस कम्युनिकेशन मॉडल में जो सेंडर और रिसीवर है वो साइमल्टेनियसली मैसेज को सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, यानी कि फीडबैक इंस्टेंटली मिल रहा है। सेंडर ने कुछ भेजा, रिसीवर ने क्विकली आंसर किया, तुरंत आंसर किया। साइमल्टेनियसली जो है मैसेज सेंडिंग और रिसीव हो रहे हैं। तो किस मॉडल में हम ये पढ़ते हैं? लीनियर, इंटरेक्टिव, ट्रांजैक्शनल और सर्कुलर। ठीक है, तो किसमें हम पढ़ते हैं? ट्रांजैक्शनल मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल में जो फीडबैक आता है वो साइमल्टेनियसली नहीं आता। यही एक मेन डिफरेंस है इंटरेक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग इज टू रेगुलेट बिहेवियर। दिस मीन, मतलब कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के द्वारा बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये रेगुलेट बिहेवियर, इसका मतलब क्या है? कंट्रोलिंग एंड लिमिटिंग कम्युनिकेशन, इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी एंड डाइवर्स कम्युनिकेशन, गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट बिहेवियर, एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ फीडबैक। तो रेगुलेट बिहेवियर का मतलब स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, ये क्या होगा इसका? रेगुलेट बिहेवियर का मतलब गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि इनमें से कौन सा एक फैक्टर जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल नहीं है? मतलब जो एसेंशियल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको बताना है। Clarity in conveying the message, avoiding diversity in communication, engaging the receiver effectively, using appropriate language and tone। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। मतलब आप
आपको क्या बताना है, गलत वाला बताना है, सही वाला नहीं बताना है। इंगेजिंग द रिसीवर इफेक्टिवली, अगर रिसीवर इफेक्टिवली इंगेज है तो ये भी बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल है। क्लैरिटी इन कन्वेइंग द मैसेज, मैसेज में बिल्कुल क्लैरिटी है तो ये भी अच्छा है, मतलब सही पॉइंट है। लेकिन हमें क्या बताना है, जो एसेंशियल नहीं है, तो क्या होगा, अवॉइडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि अगर आप विविधता को, डाइवर्सिटी को अवॉइड करेंगे तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू अगर आप डाइवर्सिटी को अवॉइड कर देंगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होगा, आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये एसेंशियल नहीं है। बाकी के तीन क्या है, एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशन इन्वॉल्व्स कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट रूल्स, प्रोसीजर्स एंड एक्सपेक्टेशन। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है, यानी कि जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स है, जब जिसमें इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है तो वहां पर उसके क्या रूल्स, प्रोसीजर्स, एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो किस ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इंफॉर्मेटिव, पर्सुएसिव या रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा होगा, रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव, जहां पर हर चीज को रेगुलेट किया जाता है, रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज ऑफन कंसिडर्ड अ कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटी, विच कैरेक्टरिस्टिक डज दिस रिप्रेजेंट। देखिए, कम्युनिकेशन एक कल्चरल और सोशल एक्टिविटी होती है, तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, इस बात को रिप्रेजेंट करती है। कम्युनिकेशन इज स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, भाई स्टैटिक और अनचेंजिंग कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। लिमिटेड टू वर्बल एक्सप्रेशन, यानी कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन तक ही सीमित नहीं होता कम्युनिकेशन। बहुत टाइप्स के कम्युनिकेशन हमने पढ़े हैं। कम्युनिकेशन इज डायनेमिक एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, इवॉल्विंग होता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। जिस कल्चर, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उनको हम अडेप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द टर्म इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू, यानी कि कम्युनिकेशन में जो इनकोडिंग टर्म बार बार आता है उसका क्या मतलब है। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, द सेंडर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, द सेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज इनटू सिंबल्स और वर्ड्स। तो देखिए, सेंडर इंटरप्रेट नहीं करता, रिसीवर इंटरप्रेट करता है, ये भी नहीं होगा, और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। इनकोडिंग का मतलब है कि जो सेंडर होता है वो किस तरह से अपने मैसेज को क्रिएट करता है, किस तरह के सिंबल्स और वर्ड्स का यूज करके अपने मैसेज को तैयार करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या होगा इनकोडिंग का मतलब, द सेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज इनटू सिंबल्स एंड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which characteristic of communication suggests that communication is an ongoing process that can be interrupted or changed at any point? कौन सी कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये सजेस्ट करती है कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और जो इंटरप्टेड भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर उसको चेंज किया जा सकता है। तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन इज लीनियर, लीनियर में तो सिर्फ सेंडर ने जो भेजा रिसीवर ने उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया, ठीक है। कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, कम्युनिकेशन इज डायनेमिक, कम्युनिकेशन इज इंटेंशनल। तो क्या होगा, यानी कि जिसमें आप किसी भी पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और कुछ भी आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन क्या है, डायनेमिक है, चेंजेबल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन कंसीडरिंग द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट of communication, which aspect is important for effective cross cultural communication? कम्युनिकेशन किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ को जब हम कंसीडर करते हैं तो इनमें से कौन सा एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं उनके साथ आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए। तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, ठीक है। अवॉइडिंग कम्युनिकेशन विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। बीइंग अनअवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं यानी कि दूसरे जो कल्चर्स हैं उनको आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कल्चरल डिफरेंसेस के प्रति अनअवेयर रहेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा।
अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल न्यूज का मतलब जो सांस्कृतिक बारीकियां हैं उनको आप समझेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। दूसरों के कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि भी कौन सी स्टेटमेंट कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज वन डायरेक्शनल, बिल्कुल नहीं होता वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल भी होता है, टू वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन इज लीनियर एंड अनचेंजिंग, देखिए अनचेंजिंग बिल्कुल नहीं होता, चेंजेबल होता है, डायनेमिक होता है, लीनियर नहीं होता, ठीक है, इंटरेक्टिव भी होता है, ट्रांजेक्शनल भी होता है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके प्रति इंडिपेंडेंट होता है, तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कम्युनिकेशन में इन 4 स्टेटमेंट्स में से जो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टरिस्टिक को वो क्या होगी कि भी कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का होता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, तो फीडबैक का प्राइमरी रोल क्या होता है कम्युनिकेशन में? टू कंफ्यूज द रिसीवर, यानी कि रिसीवर को कंफ्यूज करना होता है, बिल्कुल गलत है। टू रीइंफोर्स द सेंडर्स पर्सपेक्टिव, सेंडर ने जो भी भेजा उसको रीइंफोर्स करना, सिर्फ यही पर्पज होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, सेंडर को रीइंफोर्स करना पर्पज नहीं होता। टू इंश्योर द मैसेज इज अंडरस्टूड एंड रिसीव्ड एज इंटेंडेड, यानी कि मैसेज जो भी भेजा गया है सेंडर के द्वारा वो रिसीवर को कन्वे हो गया, उसको समझ आ गया, और जो सेंडर था उसका क्या इंटेंशन था वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया रिसीवर को, ठीक है। टू लिमिट कम्युनिकेशन टू रिटन फॉर्म्स, या कम्युनिकेशन को रिटन फॉर्म्स तक लिमिटेड कर देना। तो फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अहम रोल क्या होता है कि टू इंश्योर द मैसेज इज अंडरस्टूड एंड रिसीव्ड एज इंटेंडेड, यानी कि रिसीवर को वो प्रॉपर तरीके से समझ आ गया और सेंडर का क्या इंटेंशन था, क्या वो बताना चाह रहा था, वो उसको रिसीव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा सिनेरियो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है? A message that is intentionally vague to increase interpretation, a message that is concise and easy to understand, a message with no feedback from the receiver, a message with complex language and jargon। तो देखिए क्या होगा, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जो बताता है वो एक स्टेटमेंट आपको बतानी है, इनमें से कौन सी चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बताती है, तो क्या होगा, अ मैसेज दैट इज कंसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा कि सेंडर जो भी बताना चाह रहा है रिसीवर को वो प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। तो जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है, वो नहीं वाली आपको बतानी है, या जो गलत है वो आपको बतानी है। engaging the receiver effectively, achieving the intended purpose of the communication, ignoring the receiver's perspective, using non-verbal cues effectively। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं लग रही वो कौन सी है, इग्नोरिंग द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। भाई आप अगर रिसीवर के पर्सपेक्टिव को ही इग्नोर कर देंगे तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक इज कंसीडर्ड, देखिए ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक को आप किस तरह से कंसीडर करेंगे, अननेसेसरी एंड डिस्ट्रप्टिव, यानी कि भाई जरूरत नहीं है फीडबैक की, डिस्ट्रप्टिव होता है। अब वन टाइम इवेंट एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन जब खत्म हो जाता है तो एक टाइम में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। एन एसेंशियल एंड ऑनगोइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि बहुत एसेंशियल है और ऑनगोइंग पार्ट है उस प्रोसेस का, ओनली प्रोवाइडेड बाय द सेंडर, या सिर्फ सेंडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए क्या है, एन एसेंशियल एंड ऑनगोइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल में हम क्या कहते हैं कि जो फीडबैक होता है वो साइमल्टेनियसली प्रोवाइड किया जाता है। सेंडर और रिसीवर जब कम्युनिकेट करते हैं तो
के बीच जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है वहां पर फीडबैक तुरंत प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे इंटरेक्टिव क्लासेस में हम बात करते हैं, जैसे जूम या गूगल मीट पर जो भी क्लासेस चल रही होती हैं, तो टीचर ने कुछ पूछा, स्टूडेंट ने तुरंत आंसर किया, फिर टीचर ने उनको दोबारा से रिप्लाई किया, तो जो सेंडर और रिसीवर है वो अपना प्लेस भी इंटरचेंज करते रहते हैं। एक बार सेंडर जो है वो रिसीवर बन जाता है दूसरे टाइम पर, और रिसीवर सेंडर बन जाता है, यानी कि अपना प्लेस भी वो साइमल्टेनियसली इंटरचेंज करते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही एसेंशियल और ऑनगोइंग पार्ट है प्रोसेस का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन, यानी कि शैनन और वीवर का जो मॉडल है वो किस पर फोकस करता है, psychological aspects of communication, sender's perspective in communication, the mathematical aspect of encoding and decoding, the technical aspect of communication channel। तो शैनन और वीवर क्या थे, मतलब वो एक टेक्निकल आदमी था, टेक्निकल कम्युनिकेशन पर ही उस टाइम पर वो काम कर रहा था। तो किस एस्पेक्ट पर उन्होंने फोकस किया है, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हाट डज मीडियम रिफर्स टू। देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस में मीडियम की भी हम बात करते हैं। ठीक है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा मैसेज को सेंड किया जाता है। तो मीडियम क्या है, द सेंडर्स पर्सपेक्टिव, द चैनल और मेथड यूज्ड टू कन्वे द मैसेज, द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन, द फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द रिसीवर। तो क्या होगा, मीडियम का मतलब है कि जो भी मेथड आप अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज कर रहे हैं, किस माध्यम के द्वारा आप अपने मैसेज को सेंड कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं द चैनल और मेथड यूज टू कन्वे द मैसेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 7 C's emphasizes the importance of delivering the message in a clear and understandable manner। यानी कि 7 C's जो हमने पढ़े थे कम्युनिकेशन में, तो इनमें से कौन सा सी में ये बताया गया है कि जो भी मैसेज डिलीवर किया जा रहा है वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कंसाइसनेस, कटसी, कंप्लीटनेस या क्लैरिटी। तो कैसा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच ऑफ द 7 C's। देखिए, ये 7 C's तो आप बिल्कुल रट लेना। ठीक है, कौन कौन से 7 C's है, उनका मतलब क्या है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द 7 C's सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन शुड बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसीवर। ठीक है, किस सी में बात की गई है, किस एस्पेक्ट में बात की गई है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जो रिसीवर है उसका पर्सपेक्टिव को भी आपको ध्यान रखना है, उसकी फीलिंग्स के प्रति भी सेंसिटिव रहना है। ठीक है, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना है। कंसाइसनेस, कटसी, कंप्लीटनेस या करेक्टनेस। तो क्या होगा, कटसी, यानी कि आपको शिष्टाचार का पालन करना है, सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान रखना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फोकसिंग ऑन करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन व्हाट डज इट इन्वॉल्व। देखिए, करेक्टनेस की जब हम बात करते हैं, ये भी क्या है, 7 C's में ही आता है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, करेक्टनेस का क्या मतलब है, इंश्योरिंग दैट द मैसेज इज ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट, यानी कि जो मैसेज है वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, राजनीतिक तौर पर करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अवॉइडिंग एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमर इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में जो भी ह्यूमर, जो भी हास्य की चीजें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड एरर फ्री इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो एरर फ्री होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। यूजिंग टेक्निकल जार्गन एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, या टेक्निकल लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो करेक्टनेस का मतलब है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, एरर फ्री इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4S emphasizes the importance of being strategic in communication। वट डज दिस मीन, यानी कि जब 4S की हम बात करते हैं, कौन कौन से 4S हैं। ठीक है, तो वहां पर जब हम कहते हैं कि मैसेज क्या होना चाहिए, मतलब उसमें स्ट्रेटेजी पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो उस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, ऑलवेज हाइडिंग द ट्रू पर्पस ऑफ द मैसेज, यानी कि मैसेज का जो ट्रू पर्पज है उसको हाइड कर देना। डिलीवरिंग द मैसेज विदाउट अ प्लान, यानी कि कोई प्लान नहीं है, विदाउट प्लान के कोई भी मैसेज डिलीवर कर देना। कन्वेइंग द मैसेज विद अ क्लियर एंड थॉटफुल पर्पस, यानी कि जो भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, थॉटफुल पर्पस के साथ कन्वे किया जाना चाहिए। यूजिंग एम्बिग्युइटी एंड वैग्यूनेस इन द मैसेज, यानी कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो अस्पष्ट होना चाहिए, उसमें एम्बिग्युइटी होनी चाहिए।
तो क्या होगा कि भाई जो भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि मैसेज क्लियर होना चाहिए, थॉटफुल पर्पज से उसको कन्वे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द 4S सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉट ओवरली कॉम्प्लेक्स। देखिए 4S की हमने बात की थी, तो कौन सा एस ये रिप्रेजेंट करता है कि कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, सिंपल, शॉर्ट, सिंसियर या स्पेसिफिक। तो कौन सा, सिंपल, यानी कि मैसेज कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंसियर एस्पेक्ट ऑफ द 4S एम्फसाइजेस। देखिए सिंसियर क्या है, 4S के अंतर्गत आता है, ठीक है। सिंसियर हमने पढ़ा है 4S में, एक एस्पेक्ट है 4S का, तो किस चीज पर एम्फसाइज करता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, इस चीज की इंपॉर्टेंस को बताता है। यूजिंग ह्यूमर एंड सार्किज्म इन कम्युनिकेशन, यानी कि व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, हास्य व्यंग्य का प्रयोग करना चाहिए कम्युनिकेशन में। बीइंग ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक इन कम्युनिकेशन, या ऑनेस्ट और ऑथेंटिक होना चाहिए आपको कम्युनिकेशन में। मैनिपुलेटिंग द मैसेज टू अचीव पर्सनल गोल्स, या पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए मैसेज को मैनिपुलेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सिंसियर का मतलब भाई सिंसियरिटी होनी चाहिए मैसेज में, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो क्या आपका होगा, बीइंग ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक कम्युनिकेशन व्हाट डज इट इन्वॉल्व। देखिए कम्युनिकेशन में हम जो स्पेसिफिक टर्म पर फोकस करते हैं कि ये चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए, तो स्पेसिफिक का क्या मतलब है, प्रोवाइडिंग वैग्यू एंड जर्नल इंफॉर्मेशन। देखिए जर्नल आ गया तो स्पेसिफिक है ही नहीं। गिविंग डिटेल्ड एंड क्लियर इंफॉर्मेशन, या मतलब बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक्सक्लूडिंग एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द मैसेज, या मैसेज में से जो एसेंशियल डिटेल्स है उसको निकाल देना। यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड जार्गोन्स, या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और जार्गोन्स का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। व्हेन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक, ठीक है, जब हम स्पेसिफिक टर्म पर फोकस करते हैं कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन में स्पेसिफिक टर्म का क्या मतलब है, प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड जर्नल इंफॉर्मेशन। देखिए जब जर्नल शब्द आ गया तो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत होगा। गिविंग डिटेल्ड एंड क्लियर इंफॉर्मेशन, यानी कि डिटेल्ड और क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक्सक्लूडिंग एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द मैसेज, या मैसेज में से जो एसेंशियल डिटेल्स है उनको बाहर निकाल देना। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड जार्गोन्स का प्रयोग करना। तो स्पेसिफिक का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक भी होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो क्या होगा, गिविंग डिटेल्ड एंड क्लियर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4S आर क्रूशियल फॉर। देखिए जो 4S हमने कम्युनिकेशन में पढ़े हैं वो किस लिए क्रूशियल है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग मिस कम्युनिकेशन, यानी कि मिस कम्युनिकेशन को इंक्रीज करते हैं। प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिंग एम्बिग्यूटी इन द मैसेज, इग्नोरिंग द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 4S की बात की गई है, ठीक है। प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो 4S है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी सीरीज का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी न्यू टॉपिक जो आप इंटरेस्टेड है तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी मर्जी से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। कौन सा रहेगा वो मैं उसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।